সকলের কাছে আবেদন রাখছি আমাদের প্রাত্যহিক জীবন এবং সামাজিক সুরক্ষা যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য যেন আপনাদের সহযোগিতা পাই। আমি পুনরায় ভারতীয় প্রাক্তন সৈনিক সংঘের গাজল ব্লকের শাখার সকলের তরফ থেকে সম্মানীয় অতিথি বর্গের প্রতিনিধি বর্গ এবং প্রতিনিধি ये इनाम है गवर्नर स्क्रॉल, यानी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है गवर्नर। तो मैं आया तब पता चला कि मुझे ऑनरेरी फ्लाइंग अफसर नीलमणि पांडे साहब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और देखते देखते 3-4 साल में मुझे और भी तजर्बा हुआ। राज्य सैनिक बोर्ड ने मुझे बोला कि एक आदमी का नाम चाहिए जो गवर्नर के अवार्ड का हकदार हो। तो कुदरती तौर पे सबसे ऊपर नाम नीलमणि पांडे साहब का ही था। तो हमने इनका 2-4 लाइनों में लिखा भाई ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। वो काम को पसंद करके राज्य सैनिक बोर्ड ने उसको स्वीकार किया, गवर्नर हाउस भेजा और गवर्नर साहब ने उसको मंजूर किया। और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि 24 तारीख को गवर्नर साहब फ्लाइंग अफसर पांडे साहब को ऑनर के तौर पे अपना स्क्रॉल देंगे, जो कि सर्टिफिकेट और तगमा होता है वो देंगे। सो तालियां बजाइए। अभी इसी सीरीज में सबसे आगे फिर नाम है कि मैं कर्माकर साहब को चुनूं कि सिकदर साहब को चुनूं, क्योंकि ये तो हर साल मिलेगा अभी प्राइज, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हम कोई काम कर रहे हैं और उसकी 2 तालियां बज जाती हैं तो हमको खुशी होती है। और ये तो एक गवर्नर हैं जो अपने गवर्नर हाउस में बुला करके उनको सम्मानित करेंगे, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि क्यों न हम सिकदर पांडे साहब और रॉय साहब इनकी तरह से दूसरे लोगों भी हम भी हाथ बटाएं और इनकी रेस में हम भी लगें। कम से कम एक न एक दिन हमारा भी तो नंबर आएगा। हमें ज़रूरत है दिल से चाहने की और कुछ करने की इच्छा। अब पांडे साहब 85 के घर में जा रहे हैं, 85 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन इनका जोश देखिए। अगर अभी मैं यहाँ पे दौड़ कराऊं तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी लोग पांडे साहब से पीछे रह जाएंगे, इतना जोश इनके अंदर अभी है। और सिकदर साहब का तो कहना ही क्या है, और कर्माकर साहब तो बहुत ही जोशीले हैं, ये तो एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो आज के ऑर्गेनाइजर्स सूबेदार केडी साहब, सिकदर साहब, फ्लाइंग अफसर पांडे साहब, कर्माकर साहब तथा यहाँ के जो गाजोल एरिया के जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और जितने भी मेंबर्स हैं, सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें इतना अवसर अच्छा दिया है यहाँ पे आने का। मेरा दूसरा चांस है यहाँ पे आने का, और इसमें कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सामने दिख रहा है कि इन लोगों ने मतलब कितना मेटिकुलसली, यानी कितना अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है। शायद मैं अपनी बेटी के लिए भी इतना प्रोग्राम मैं नहीं बना पाऊंगा इतना सुंदर, उसकी शादी के लिए भी। हर एक चीज में इन्होंने देखिए अपना हाथ खुद तसल्ली दी है कि यस मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो। अब देखिए टेंटेज से लेके खाना पीना से लेके स्टेज से लेकर इन्होंने अपना पर्सनल ध्यान दिया है, और हर एक आदमी को इन्होंने निमंत्रण यहाँ करके अपने ही नहीं बल्कि बाहर मालदा डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक्स को भी इन्होंने निमंत्रण देके और हमें बहुत ही अच्छा हौसला अफजाई किया है। तो आई एम बहुत बहुत धन्यवाद इनका सबका। अभी जैसे कि मेरे से पहले बोलने वाले साहब ने बोला है कि अब बोलने के लिए ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन कम समय में मैं भी थोड़ा थोड़ा और एडिशन करता हूं जो इन लोगों ने बोला है। जो मेरे तजर्बे 4-5 साल हो गए, मुझे भी 6ठा साल चल रहा है यहाँ पे, वो अपना तजुर्बा मैं भी थोड़ा शेयर करूँगा। पेंशन के बारे में जैसे ये बता रहे थे कि पेंशन कितने प्रकार की होती है, तो आप लोगों को पता है कि पेंशन हर किसी को नहीं मिलती है। पेंशन अर्न की जाती है, कमाई जाती है पेंशन। ये नहीं कि मैं 10 साल, 15 साल, 12 साल नौकरी करके आ जाऊंगा और मुझे पेंशन मिल जाएगी। एक तो सबसे अच्छा मुझे वहाँ पे 10-15 साल, जो भी 20 साल मुझे काम करना है, अच्छे से काम करना होगा, और पेंशन रिकमेंड होती है। ये कोई हक नहीं कि आप 20 साल सर्विस करेंगे तो आपको पेंशन देनी ही पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अच्छा से काम करना होगा, वहाँ पे आपका जो चरित्र है, सेवा है, उससे गवर्नमेंट संतुष्ट होना चाहिए, तब आपकी पेंशन सीओ साहब रिकमेंड करते हैं।
कि इनका 15 साल हो गया है या 20 साल हो गया है, मैं इनको पूरी पेंशन रिकमेंड करता हूँ। रिकमेंड होनी चाहिए, उनका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, उनके जो एनुअल वार्षिक रिपोर्ट होती है अच्छी होनी चाहिए। तो एक तो वो सैनिक जो अपनी सेवा पूरी करके आया है, जितनी गवर्नमेंट ने कम से कम रखी है उसको पेंशन मिलेगी। उसके बाद अगर किसी वजह से वो अपनी धर्मपत्नी से पहले चले जाते हैं, अगर उनकी धर्मपत्नी का नाम यानी वाइफ का नाम डॉक्यूमेंट में प्रॉपर लिखा हुआ है, तो ये पीपीओ में भी नाम उनका रहेगा। जो ही उनकी डेथ होती है उससे अगले दिन उनकी वाइफ को पेंशन शुरू हो जाएगी नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में, यानी कि अगर सारे हालात सही हैं तो उनकी पेंशन अगले दिन से शुरू हो जाएगी। यानी कि महीने के अंत में उनको ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि मेरी पेंशन नहीं आई, ऑटोमेटिक आ जाएगी उनकी पेंशन। हाँ, अगर कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलती है, कुछ और चीजें हैं, तब उनको दिक्कत आने की चांसेस है, नहीं तो उनकी ऑटोमेटिक पेंशन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आनी चाहिए। तीसरी पेंशन है, अभी सपोज करो पापा भी चले गए, मम्मी भी चलेगी, बच्चे रहेंगे। अब बच्चों में अगर लड़की है, उनके जाने के बाद जो शादीशुदा नहीं है उसको पेंशन मिलेगी। सबसे पहले हक है बेटी का, जो शादीशुदा नहीं है उसको उसकी मम्मी की पेंशन अगले दिन से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि पीपीओ में बच्चों के भी नाम आने लगे हैं। अगर बेटी का नाम अच्छे से लिखा हुआ है, पीपीओ में, डॉक्यूमेंटेशन में, शीट रोल में सब कुछ मिलता है, तो उसकी भी पेंशन मम्मी के जाने के बाद अगले दिन से ही शुरू हो जाएगी बिना पूछे। सपोज करो बेटी नहीं है, उनके बेटा ही है, बेटा अगर शादीशुदा नहीं है और 25 साल से कम है तो उसको भी पेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, उसका भी हक है। अगर वो 25 साल का हो गया है, शादी नहीं हुई है, तब भी उसको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि लड़के के लिए 25 साल निश्चित की गई है, लड़की के लिए कोई उम्र नहीं है, वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, बस ये है। तो ये 4 पेंशन ये हो गई। उसके बाद 5वीं पेंशन है कि सपोज करो किसी का बच्चा किसी वजह से हैंडीकैप हो जाता है, स्पेशली एबल्ड है, डिसेबल्ड है, 80% एंड अबव या 100% डिसेबल है, उसको भी पेंशन का हक है। उसको तो पेंशन मम्मी पापा के रहते हुए भी मिलेगी, मम्मी पापा के रहते हुए भी उसको 4000 रुपए प्रति मास तो मिलेगा ही, उसके पापा की पेंशन के अलावा। उसके बाद अगर उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसको 4000 रुपए प्रति मास तो मिलेगा ही, उसके मम्मी पापा की पेंशन भी मिलेगी। ये हो गई 5वीं पेंशन। 6ठी पेंशन है कि अगर आपकी बेटी की शादी